जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, घटना चक्र 2020 का। ठीक है, जो कि IAS PCS में जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है वो सारे में यह पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यूरोपीय कंपनी, पहला चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है उसका सारा जो है डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, कालीकट, पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत में एक नई समुद्री मार्ग की खोज की। अब देखेंगे ये 20 मई 1498, कहीं कहीं आपको 17 मई भी मिलेगा, तो आप ध्यान में रखेंगे 20 मई भी मिल सकता है और 17 मई भी मिलेगा, तो दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कालीकट के तत्कालिक शासक जो था वहाँ का कौन था, जमोरिन था, ने क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग का शुभारंभ हुआ। नया युग का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कितना, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। किससे, काली मिर्च के व्यापार में, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, एवं गवर्नर बनकर आया। कौन आया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने जो है वह क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्मीडा ने किया था। किसने किया था, अल्मीडा ने। चलिए, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था, तो अल्बुकर्क ने छीना था। कब छीना था, तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया गया। कहाँ पे, हरमुज पर अधिकार कर लिया गया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। कौन था, नीनो डी कुन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। कौन, नीनो डी कुन्हा। पुर्तगीज यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मंस लैंड, यानी वर्तमान जिसको तस्मानिया, तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है इसको, का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क इस समय वह गवर्नर नहीं था जब 1503 में कोची में कराया था। तो पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का स्थापना कहाँ किया था, कोची में। कब किया था, 1503 में। और यह उस समय जो है गवर्नर नहीं था। गवर्नर कब बना था यह, 1505 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अज्जी द्वीप एवं
कालानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पहले पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। इस पर कहते हैं कि वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए अल्बा, जिसका कार्यकाल जो है 1958 से 1961 था, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोसा था। कौन था? जोसे फेरेइरा बोसा था गोवा का गवर्नर। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चि में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपना दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार नौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। कब किया था? 1611 में, लेकिन करने की कोशिश किया था सूरत में 1608 में, लेकिन वह सफल नहीं रहा था। तो वह जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में जाकर अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। किसने? थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट है, कहते हैं कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को जो है वह बम्बई जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। उपहार के रूप में, यानी दहेज के रूप में उसको प्राप्त हुआ था।
जिसे उन्होंने क्या कर दिया 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। परंतु क्या हुआ उसके बाद, क्या उसने औरंगजेब ने क्या कर दिया, उसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कहता कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना की फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब के सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि जो कि 1748 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया था। अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। अब देखिए, कहते हैं कि लुईस 14वां के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में लुईस 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। ठीक है, देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया, जिसको क्या नाम दिया गया? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। मरकर्रा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित किया गया था। बंगाल में कब किया गया था? 1627 में। बंगाल में कहाँ पर? तो पिपली में। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। पिपली से कहाँ चले गए? बालासोर चले गए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले के गुस्तावुस
फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि सोडा और अफीम जो है कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये बिहार से। सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम पहले जो है पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इन कंपनियों की स्थापना की निम्नानुसार है। देखिए स्थापना क्या है, सिर्फ क्या हुआ था, अंग्रेज पहले डच बाद में, लेकिन आने का क्रम क्या हुआ था, डच पहले उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी ये कंपनी है और स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी, इसका स्थापना 1498। बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसकी स्थापना 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, और कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस ये 1664 में। चलिए यहाँ तक क्या हुआ आपका यूरोपीय कंपनी से संबंधित सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। कहता है कि वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर जो होगा 1498, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यह पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया, और इसका कार्यकाल जो रहा था वह 1505 से 1509 के बीच। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्मीडा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे कौन, तो ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, कहता है कि वास्को डी गामा कब आया था, भारत कब आया था, तो 1498 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, तो अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो ये अल्मीडा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो इसका राइट आंसर होगा जमोरिन, ऑप्शन सी जमोरिन। चलिए देखते हैं इसके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलन करें। सूची 1 में समुद्री यात्री और देश है, वह किस देश से संबंधित थे। देखिए वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाल से संबंधित है,
और क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन से संबंधित है। कैप्टन कुक जो है यह ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। तास्मान हॉलैंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2143। 2143 देखेंगे किस ऑप्शन में है। 2143 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान बॉन्ग डीमंस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान ने गोवा को जीता। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। भारतीय क्षेत्र में क्या हुआ, पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। कहता है कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं के साथ क्या विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगाली यात्री ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं ये गलत है। ये किया था कब, 1510 में। तो ये कहता है कौन सा कथन गलत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है, गलत है। देखेंगे अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था, ये भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क इसी के समय वह गवर्नर नहीं था। 1503 में कोच्चिन में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो ये पुर्तगाली ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार तथा आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज से कर वसूली की जाती है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन सा, हुगली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं।
चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से 1538 तक रहा, ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया। क्या हुआ? 16वीं सदी में इसका पतन हो गया। 16वीं सदी में इसका पतन हो गया, जिसे पुर्तगाल पतन हो गया, उसका स्थान हुगली ने ले लिया। अब उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने। चिंसुरा में डचों ने गुस्तात्रुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर किसका केंद्र था? वहाँ डेनिश का प्रमुख केंद्र था श्रीरामपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहला यूरोपीय शक्ति जो था वह पुर्तगाली था, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी था, यह गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। अंग्रेज ने भी क्या किया था? पांडिचेरी पर कब्जा किया था, तो ये भी गलत है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ एक आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसी ने यहां अपनी बस्ती स्थापित किया। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंपकर। इस प्रकार केवल क्या होगा? एक ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली ने करता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉब चार्नोक जो है कलकत्ता का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 ईस्वी में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालिकता जॉब चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस प्रकार आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को फाउंडेशन दिवस यानी कि नहीं मनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर जॉब चार्नोक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है 18 नंबर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी
किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये डच किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी देख लेते हैं व्याख्या। कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थे। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प सही बी होगा। अगर बी रहता यानी कि ब्रिटेन रहता तो सही ब्रिटेन ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया। विलियम फोर्ट का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा वह भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कि उपरोक्त में से तीनों कथन क्या है? सही है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ये था लिवेंट कंपनी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लिवेंट कंपनी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। अब देखेंगे, कहता है कि 1702 में इन्हें न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 में दोनों कंपनी मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसका पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों के पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसके नाम पर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 था। 1556 से 1605 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
कहता है कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत में। सूरत में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या है कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा। सूरत से मुगल दरबार जो है 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपनी व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये सूरत में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। देखेंगे इसकी व्याख्या। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। चलिए नेक्स्ट देखें हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपनी प्रथम अस्थायी कारखाना जो है वह 1613 में कहाँ किया था? सूरत में ही स्थापित किया। फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। तो अंग्रेज ने भी कहाँ किया था? सूरत में। और फ्रांसीसी ने भी कहाँ किया था? सूरत में। फ्रांसीसी किया था 1668 में और अंग्रेज किया था स्थायी रूप से 1613 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना व्यापार स्थल करने की अनुमति मिली? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सूरत में मिला। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सूरत हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? बम्बई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों से लिया था। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट
चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगाली द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 रुपये में क्या किया, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने क्या किया था? 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसने औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वह क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, उसी का विस्तार था। ठीक है, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट का नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चलिए इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अब देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो अंत हुआ था एक्सला चैपल की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो अंत हुआ था पेरिस की संधि से, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह अनिर्णित था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4132। 4132 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4132 आपका ऑप्शन नंबर सी है और यही सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है सूची मिलान करने कह रहा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो है एक्सला शापेल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णित था और प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह ब्रिटिश की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ये सही है आपका, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748-49 के बीच में हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। कहता है कौन सा गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी है और यही बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे, हाँ देखिए उपरोक्त दिए गए युद्ध का सही सुमेल निम्नलिखित में से निम्नलिखित है। देखिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था, 49 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, 1758 से 63। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो था 1761 में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़े गए युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा डुप्ले, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहले यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उनकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे जो है उसने अपनी सूझबूझ से जोता उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटाने के तुरंत पश्चात प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और सबसे अधिक लाभ उठाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ये सूरत में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि लुईस 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, जिसको जो है क्या कहते थे, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुईस 14वें के काल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्वर्ट को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में जो है एक चिंसुरा और हुगली दोनों जो है डचों ने स्थापित किया था। इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कहता है कि डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। कहाँ चला गया? पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में 1635 से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। उसके बाद 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव जिसका नाम था चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी रही। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा 1632 ऑप्शन बी। 1632 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कहता है कि बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ
आकर्षित डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ था। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कटौती पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष क्या हुआ था, बंद हो गया था। वर्तमान में डच फैक्ट्री वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे देखते हैं। 42 कहता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी, शक्तिशाली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न यूरोपीय कंपनी ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कूट के अनुसार प्रवेश का सही क्रम तिथि निर्धारण कीजिए। तो अब देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली के बाद जो आया था वह डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4-2-1-3 ऑप्शन बी में है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, कहते हैं कि इसकी व्याख्या, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अब देखेंगे पांडिचेरी किससे संबंधित था, ये फ्रेंच से था। किससे, फ्रेंच से। गोवा जो है पुर्तगीज से, और ट्रावनकोर ये जो है आपका डेनिश से, और सद्रास ये डच से। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 आपका राइट आंसर होगा, जो कि देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको सुमेल इस प्रकार है। पांडिचेरी क्या, फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रन के बाद ये जो है डेनिश, और सद्रास ये क्या है आपका डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कहता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये है अपना बिहार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बिहार। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम ये दोनों बिहार से प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये बिहार था, ऑप्शन ए। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। चलिए 47 नंबर है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया था। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारिक समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में
पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाला व्यापारिक में सबसे अंत में जो था वह फ्रांसीसी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सब में क्या किया था? डच ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। तो उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए देखेंगे, कहता है कि भारत में डच द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना, ये सब क्या था? भारत में डच द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 49। कथन निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कौन सा कथन अंग्रेजों की भारत को देन है? तो देखेंगे, कहता है कि मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये जो है अंग्रेज का देन नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, ये भी अंग्रेज का देन नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी अंग्रेज का देन नहीं है। तो इसमें से तीनों में से कोई जो है अंग्रेज का देन नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा है। कहता है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली की देन है और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल से ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटे तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार अंग्रेज के इसमें कोई देन नहीं है। अब देखेंगे, आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जहां क्या है? सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा था किसने? जीबी मैकाले ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जीबी मैकाले। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत सरकार की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा, किसने कहा था? मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत हो। तो आपका जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स था सारे को हम देख लिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक IAS PCS में पूछा गया है वो सारे को भी हम क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास फिर लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।